बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, आपका प्रथम वर्ष है अर्थात प्रथम सेमेस्टर में जो है आपको एग्जाम्स देना है। तो आपको एक पेपर जरूर देना पड़ेगा, चाहे आप बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे आप बीकॉम में हो, या बीएससी एजी कर रहे हैं, या फिर आप जो है बीएससी होम साइंस से हैं। कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं या कर रही हैं तो आपके लिए यह लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये परीक्षा आप लोग पास नहीं कर पाते हो तो आपको एक प्रकार से फिर से उस कक्षा में पढ़ना पड़ेगा, उस क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को तैयारी कर लेना है और इसमें आपको पासिंग मार्क लाना है। ये एक प्रकार से जो आपने देखा होगा अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, तो वही ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है। बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए सेम सिलेबस है, सभी में वही प्रश्न भी आएंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं कि यह मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके उत्तर भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, जिसको आप अनिवार्य प्रश्न पत्र कहते हैं, उसी को आपके जो है जो आपका एडमिट कार्ड होगा या फिर जो आपका परीक्षा फॉर्म आपने ऑनलाइन किया होगा, वहाँ पर आपको को करिकुलम जो कोर्स होता है जो है करिकुलर, तो को करिकुलर कोर्स के नाम से आपको जो है पेपर में लिखा हुआ होगा सेमेस्टर 1 को करिकुलर कोर्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन। क्या फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन? फूड माने होता है मेरे प्यारे दोस्त भोजन, न्यूट्रेंस मतलब न्यूट्रिशन माने होता है आपके पोषक तत्व, और हाइजाइन माने आपका क्या होता है? हाइजाइन माने होता है स्वास्थ्य। क्या होता है हाइजाइन माने? मतलब स्वास्थ्य होता है। ओके, तो इन सभी के बारे में हमको समझना है। 4 इकाइयों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस बटा हुआ होता है। पहली इकाई है कॉन्सेप्ट एंड मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, अर्थात आहार की अवधारणा को हमको समझना पड़ेगा और पोषण की अवधारणा को। उसके बाद में हमको क्या पढ़ना है? पोषक तत्व पढ़ने हैं, स्थूल और सूक्ष्म, अर्थात न्यूट्रिएंट मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मैक्रो और माइक्रो दोनों को हमको पढ़ना है। ओके, उसके बाद में हमको 1000 दिवसीय जो पोषण है उसके बारे में, 1000 दिन का जो पोषण अर्थात जो है उसके बारे में हमको पढ़ना है। 1000 डेज न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, इकाई 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो चौथी इकाई है उसमें आपका सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा आपको पढ़ना पड़ता है, अर्थात कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो ये एक प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस होता है। सिलेबस की वीडियो आप कहेंगे तो मैं जल्द ही सिलेबस पर आपको वीडियो बना दूंगा, तो सिलेबस जल्द ही आपको मैं दे दूंगा। और आपको बता दूं सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस वैसे देख लीजिएगा मैं दे दूंगा तो। और वैसे आपको बता दूं कि इसमें लगभग 100 से अधिक मॉडल मतलब क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद भी मैं जो है और भी मॉडल पेपर आपको देता रहूँगा। तो इसी समय पर अब कल भी आपकी लाइव क्लास होगी, जस्ट इसी समय पर कल भी 100 प्रश्न आपके जो है दूसरा वीडियो होगा ये, और परसों भी इसी प्रकार से आपको 2-3 वीडियो आपको दे दूंगा और लगभग 300-400 प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। तो आपका एक प्रकार सोचिए कि 100 नंबर का प्रश्न आने, 100 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे सभी विश्वविद्यालयों में। सभी विश्वविद्यालयों में जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है उसमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। उसमें से एक प्रश्न मतलब कि जो है सारे के सारे प्रश्न आपको करने होते हैं। उसमें पासिंग मार्क दी होगी 33% या 40%, जो भी होगी 33% वैसे रखा गया होगा। जो भी होगा तो आपको वहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ होगा आपके एडमिट कार्ड वगैरह में, तो आपको इसको पास ही पास करना है। तो लगभग आप लोग अगर ये तैयार कर लेंगे तो आपसे समझ लीजिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सॉल्व मॉडल पेपर मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, सेमेस्टर 1 बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी सभी के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी दोस्त अपने अपने वीडियो के मतलब कि सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हम बात करते हैं फूड। फूड मतलब क्या होता है? सबसे पहले फूड को हम बता दें आपको, एक शब्द में फूड की परिभाषा को आप समझ लो, उसके बाद में और जो कुछ करना होगा करिएगा। सबसे पहले फूड की परिभाषा को मैं बता दूं, उसके बाद में भी प्रश्न बहुत सारे आप देखेंगे। ये प्रश्न देखिए किस प्रकार से प्रश्न आपके समक्ष हैं। बहुत सारे प्रश्नों पर को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और उसके आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, भोजन क्या होता है? भोजन मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? आप चाहे कहें कि आहार अथवा भोजन, आहार या भोजन दोनों क्या है? एक ही बात है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आप लिखेंगे जैसे कि भोजन की परिभाषा आप सुन लीजिए। भोजन जो होते हैं सभी तरल या फिर वे सभी तरल या फिर ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाने और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, उसे हम भोजन कहते हैं। या फिर आप ये जो है कह सकते हैं भोजन की परिभाषा को कि वह पदार्थ, क्या? वह पदार्थ जो मुंह द्वारा लिया जा सके और शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, वही आपका भोजन होता है। अर्थात अंग्रेजी में अगर बताना चाहूँ आपको, तो अंग्रेजी वाले हमारे छात्र छात्र सुनेंगे, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी टेकन ओरली मतलब कि जो है मतलब कि डाइजेस्टेड। ओके, डाइजेस्ट माने होता है पचाना,
तो ऐसी चीज़ें जैसे कि आप फिर से सुनेंगे, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी टेकन या फिर टेकन माने लेना, ओरली जो है डाइजेस्ट एंड जो है अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड इज यूजफुल टू द बॉडी, इट इज कॉल्ड फूड। ओके, तो ये होता है भोजन के बारे में। तो भोजन के बारे में हमने आपको बता दिया। पोषण क्या होता है? तो पोषण जो होता है शरीर में कार्य करता हुआ भोजन, उसी को हम पोषण कहते हैं। शरीर में जो कार्य करता हुआ भोजन है उसी को पोषण कहते हैं, अर्थात फूड एट वर्क इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ओके, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे वसा हो गई, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए और जल हो गए। ये सब क्या है? ये सब आपके पोषक तत्व हैं, अर्थात न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम विस्तार से हर एक मुद्दे को आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, भोज्य पदार्थ कई श्रेणियों में बांटे गए हैं। प्रथम श्रेणी में दूध और दूध से बने हुए पदार्थ आते हैं, जैसे दही, पनीर, छेना, सूखा पाउडर, दूध, ये सब जो हैं ये प्रथम समूह के भोजन है। द्वितीय समूह के भोजन मांस, मछली, अंडा और गृह पक्षी हो गए जो घर में रहते हैं। दालें हो गई, जो सेम होते हैं, सूखा मेवा वगैरह होता है। तो ये सब द्वितीय श्रेणी के भोज्य पदार्थ हैं। तृतीय श्रेणी के जो भोज्य पदार्थ है, 5 श्रेणियों में बांटा गया है भोजन को। तृतीय श्रेणी में जैसे कि फल हो गया आपका, उसमें संतरा, टमाटर, आम, पपीता, आंवला वगैरह, ये सब आपके तृतीय श्रेणी के होते हैं। ठीक है, खासकर जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। हरी पत्तियां हो गई या हरी पत्ती वाली सब्जियां जो होती हैं, जैसे, और उसके बाद में जो है पालक, मेथी, पत्ता गोभी, चुकंदर, मूली, और उसके बाद में मूली के पत्ते आप ले सकते हैं, चना व सरसों का साग जो है, और भी सब्जियां जैसे कि बैगन, लौकी, कासी फल, फूल गोभी, भिंडी, ये सब हैं। ये सब तृतीय श्रेणी के भोज्य पदार्थ हैं। चतुर्थ श्रेणी के जो भोज्य पदार्थ हैं, अनाज हो गया आपका, गेहूं, अनाज में जैसे गेहूं, चावल, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब। ओके, वहीं पंचम श्रेणी के भोज्य पदार्थों में आपके घी हो गया, तेल हो गया, और वनस्पति तेल जिसको आप कहते हैं, मक्खन, शुद्ध घी, और जो है सोयाबीन वगैरह का तेल जो है, ये सब चीज़ें अर्थात जो रिफाइंड वगैरह आती हैं, शक्कर, गुड़, ये सब पंचम श्रेणी के भोज्य पदार्थ आते हैं। इनसे जो है ऊर्जा वगैरह जो है और वसीय, विटामिन ए, जंतु वसा, ये सब मिलती है हमको। प्रथम श्रेणी के भोज्य पदार्थों से हमको प्रोटीन, कैल्शियम और जो है राइबोफ्लोबिन जो है मिलता है। द्वितीय श्रेणी के भोज्य पदार्थों से अर्थात जो है मांस, मछली से हमको प्रोटीन और लोहा व नाइलिन प्राप्त होते हैं। तृतीय श्रेणी के भोज्य पदार्थों से विटामिन ए अर्थात कैरोटीन हमको मिलता है। चतुर्थ श्रेणी के से हमको ऊर्जा मिलती है, लोहा मिलता है, थायमीन व नाइसिन नामक पदार्थ मिलते हैं। और पंचम से हमको ऊर्जा मिलती है और आवश्यक वसीय अम्ल मिलते हैं, विटामिन ए मिलती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। अब हम ये चीज़ें आपको थोड़ा ओरली बातें थी जो कि हमने आपको बता दी। अब आप लोग एकदम से परेशान मत होइएगा, बड़े ही आसानी से हर एक प्रश्न को आपको बताने का प्रयास करूंगा, और लगभग यहीं से आपके प्रश्न आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों? आपसे प्रश्न पूछेगा कि भोज्य तत्वों को मतलब कि आपसे पूछेगा कि जो है भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपका एक प्रश्न हमने अभी भी बता दिया, तो 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा हमने सब बता दिया। आपसे पूछेगा कि दूध और दही या फिर दूध व दूध से बने पदार्थ किस भोज्य पदार्थ में आते हैं, तो प्रथम में आते हैं। आपसे पूछेगा मांस, मछली, अंडा और दालें, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब द्वितीय में आते हैं। आपसे पूछे कि जो फल जितने होते किस में आते हैं, तृतीय में आते हैं। सब्जियां कितनी किस में आती हैं, तो जो है तृतीय में आती हैं। चतुर्थ में कौन? अनाज वगैरह से गेहूं, चावल, मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब किस में आते हैं, चतुर्थ में आते हैं। तो ये सब एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसीलिए हमने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, हालांकि प्रश्न हम इस पर भी रखेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार बना हुआ है। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न है भैया आपके समक्ष कि निम्न में से कौन सा भोजन, प्रश्न क्या है देखने का प्रयास करेंगे कि लिखा क्या है कि निम्न में से कौन सा भोजन का मुख्य पौष्टिक तत्व है। निम्न में से कौन सा भोजन का पौष्टिक तत्व है या फिर मुख्य पौष्टिक तत्व है। ऑप्शन ए दिया कार्बोहाइड्रेट, बी दिया वसा, और सी दिया विटामिन, और डी दिया ये सभी। तो भैया आंख मूंद करके लगा दीजिए क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ओके, क्योंकि पोषक तत्व जो हैं ये सभी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने शुरुआत में बता दिया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, वाटर, ये सब सभी होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भोजन के लिए खाद्य वस्तुओं का चयन जो होता है किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए दिया है भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पतियों के द्वारा, या ऑप्शन बी दिया है वातावरणीय कारकों के द्वारा, या ऑप्शन सी दिया सांस्कृतिक एवं आहार संबंधी आदतों के द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। भोजन के लिए जो खाद्य वस्तुओं का चयन होता है वो इन सभी कारकों पर जो है मतलब इन सभी कारकों के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है निश्चित तौर पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा मोटे मोटे अक्षरों में नीले कलर से। देखें,
फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे साथ सात छात्राएं जुड़ चुके हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो किससे बना हो, डाट 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 से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके, उसे भोजन कहते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, उसे भोजन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि वसा से बना हो और जीव जगत के द्वारा ग्रहण किया जाता हो, उसे भी भोजन कहते हैं। जल और प्रोटीन से बना होगा, उसे भी हम भोजन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ये सभी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि आहार से तात्पर्य है। आहार से तात्पर्य है, और जब भी आपसे ऐसे कुल प्रश्न पूछे कि तात्पर्य है या इसकी विशेषता है या इसके कार्य हैं या पोषक तत्व ये हैं, इनमें से पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे पूछे और उसमें आपको ऑप्शन डी में ये सभी दिया जाए। किसी चीज़ की विशेषता पूछे, कार्य पूछे, या फिर उसकी लाभ पूछे, हानि पूछे, या किन में पाया जाता है, और आपको ऑप्शन डी में मिल जाए मेरे प्यारे दोस्तों ये सभी, तो आप वही लगाइएगा। लगभग और लगभग 10 से 12 प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम्स में जो आपका ऑब्जेक्टिव में होता है, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्रों के बीए, बीएससी, बीकॉम सभी लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं हेतु यह लेक्चर एक प्रकार से पूर्ण रूप से जो है आप पर समर्थित है। तो आप लोग जो है फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा। प्रश्न है कि आहार से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया है जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, आहार वो होता है, बिल्कुल सहायक होता है। अगला जो है बी ऑप्शन है जो पचाया जा सके, बिल्कुल भोजन ही पचाया जा सकता है। तो जो पचाया जा सकता है वो भी भोजन कहलाता है। जो व्यक्ति के द्वारा खाया जाता है फिर पिया जाता है, वो सब भी क्या होते हैं, भोजन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन डी में दिया, ये सभी ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न और एक नंबर बटोर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 6। तो पोषक तत्वों को मुख्य रूप से बात की जाए तो 6 तत्वों में विभाजित किया। कितने तत्वों में भैया, 6 तत्वों में जो है पोषक तत्वों को विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपके प्रोटीन्स हो गए, वसा हो गई, और उसके बाद में विटामिन्स हो गए, खनिज लवण हो गया और जल हो गया। कितने हो गए, 6 हो गए ना। फिर सुनिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल। अंग्रेजी वाले सुन लीजिएगा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड आपका विटामिन्स और मिनरल्स एंड वाटर। ओके, तो आपका ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर जो होते हैं, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए। जो एक वेट लिफ्टर होते हैं, जो वेट उठाने वाले होते हैं उनके जो है आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए, प्रोटीन की होनी चाहिए या वसा की या विटामिन की या कार्बोहाइड्रेट की। तो भैया किसकी होनी चाहिए, फटाफट से बताने का प्रयास करें किसकी होनी चाहिए। तो वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा जो होनी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। ऑप्शन इसका सी में दिया है, यहाँ पर इसका प्रश्न जो है उत्तर दिखाई पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मनुष्य का आहार निर्धारित होता है। मनुष्य का आहार निर्धारित होता है भैया किससे होता है, खाद्य उत्पादन के द्वारा, या बी दिया है समाज द्वारा, सी दिया प्रकृति के द्वारा, डी दिया इन सभी के द्वारा। तो मनुष्य का जो आहार निर्धारित होता है वो समाज के द्वारा भी होता है, खाद्य उत्पादन के द्वारा भी होता है, प्रकृति के द्वारा भी होता है। किसी स्थान पर आप रहते हैं, मान लेते हैं वहाँ पर कोनो साग सब्जी ना हो और वहाँ पर केवल पत्तियाँ हो, तो आप पत्ती खाएंगे और अपना भोजन वहीं से काम चलाएंगे, तो प्रकृति के द्वारा हो गई। खाद्य उत्पादन के द्वारा अर्थात कुछ आप उत्पादित कर रहे हैं, उसके कहाँ पर कितना उत्पादन हो रहा है उसके आधार द्वारा आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे निर्धारित होता है। समाज के द्वारा, आपके समाज में रह हो सकता है आप शाकाहारी समाज में हो तो आपको शाकाहारी भोजन करना पड़ेगा, आप मांसाहारी जो है उसमें रहे तो आपको मांसाहारी भोजन खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मनुष्य का आहार जो होता है खाद्य उत्पादनों के द्वारा भी निर्धारित होता है, समाज के द्वारा भी होता है और प्रकृति के द्वारा भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ज्वलंत प्रश्न आ चुका है। देखिए प्रश्न आपका है कि आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार होता है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा कि आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार होता है। कौन सा होता है, अस्पष्ट या अनिश्चित होता है। ऑप्शन बी दिया सबके लिए भिन्न भिन्न होता है, या ऑप्शन सी दिया सापेक्ष होता है, बिल्कुल सापेक्ष होता है और भिन्न भिन्न भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार सापेक्ष और अलग अलग होता है, अर्थात भिन्न भिन्न भी होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संतुलित आहार ग्रहण करने से, संतुलित आहार ग्रहण करने से क्या होता है? ऑप्शन ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन बी, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी, भूख शांत हो जाती है। ऑप्शन डी, ये सभी होती है। तो संतुलित आहार ग्रहण करने से भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। आप खाना न खाएंगे, एकदम से कुपोषण का शिकार हो जाएंगे तो वैसे मर जाएंगे। तो एक प्रकार से तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कब होगा? जब आप संतुलित आहार लेंगे। दूसरी बात, आपको शारीरिक ऊर्जा तभी प्राप्त होगी या आप कोई कार्य तभी कर पाएंगे जब आप भोजन लेंगे। आप 2 दिन भोजन मत खाइए, उसके बाद में कहें कि आपसे जा करके जो है भैंस बांध दो या फिर जो है कोई अच्छा कार्य कर दो या फिर कोई जो है जा करके 2 बाल्टी पानी ले आओ बाहर से, तो आप नहीं ला पाओगे, आपको थका महसूस होगी, आपके पास ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। तो ऊर्जा भी मतलब भोजन के द्वारा ऊर्जा भी प्राप्त होती है और भोजन के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। अगली बात क्या है कि जब आप भोजन करते हैं, आप किसको मिटाने के लिए भोजन करते हैं? भूख को ना। तो जो है भूख भी शांत होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है कि आहार की आवश्यकता होती है, आहार की आवश्यकता होती है, कभी कभी होती है या शारीरिक ऊर्जा में कमजोरी आने पर होती है या नियमित एवं निरंतर रूप से होती है या शारीरिक श्रम के पश्चात होती है। तो ऐसा नहीं कि कभी कभी आप भोजन करें, ऐसा तो ये नहीं कि हाँ कभी समोसा खा लिए, जो है एक हफ्ते के बाद आप समोसा खा लिए, फिर दूसरे हफ्ते के समोसा खा लिए, कभी कभी। तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होगा। शारीरिक ऊर्जा मतलब शारीरिक में कमजोरी आने, मतलब शरीर में कमजोरी आने पर। तो शरीर में कमजोरी आने पर क्या खाते हैं? जब आप बीमार होते तभी खाना खाते हैं ना, हमेशा खाते हैं। जब आप स्वस्थ होते तभी तब भी खाते हैं और बीमार होते तब भी खाते हैं। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। बी वाला कट गया, आपका पहला भी कट गया। तीसरा देखें, नियमित एवं निरंतर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप डेली का डेली भोजन करते हैं, नियमित करते हैं, निरंतर करते हैं। नियमित मतलब कि जैसे कि आज खाया 4 बजे या फिर 10 बजे खाया, कुछ भी खाइए, टाइमिंग वगैरह फिक्स नहीं कि कब कोई व्यक्ति खाता है, लेकिन नियमित और निरंतर आपको खाना पड़ेगा। डेली खाना पड़ेगा भोजन और निरंतर खाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया था, शारीरिक श्रम करने के पश्चात। कौनो जरूरी कि आप कुदारिये गोड़ के आए तभी खाना खाएं? ऐसा नहीं है। आप घर पे बैठे कोई काम न करेंगे तभी आपको भूखिया लगेगी और तभी आपको खाना खाना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष भैया। अगला प्रश्न देखो, एकदम से बहुत बढ़िया प्रश्न आ चुका है, फटाफट से देख लो, आसानी से कर लोगे। एग्जाम से में आपको समझिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इन सारे के सारे प्रश्न ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे। प्रश्न है कि संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं, संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं, क्या विद्यमान होते हैं? खनिज लवण या फिर विटामिन, खनिज लवण तथा विटामिन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी दिया है प्रोटीन और ऑप्शन डी दिया ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? निश्चित तौर पर सभी को पता होगा, संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में खनिज लवण भी विद्यमान होते हैं, विटामिन भी मिलते हैं, वसा भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलते हैं, अर्थात ये सभी मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको यहाँ पर पता होगा सारे के सारे चीज मिलते हैं। ये 5 जो है पौष्टिक तत्व के, यहाँ पर पौष्टिक तत्वों के नाम ही लगे। एक प्रोटीन हो गया, खनिज लवण पोषक तत्व, ये विटामिन भी होते हैं, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, 3 हो गए और एक जो है 5 हो गई। और छठवां कौन सा आपका हो गया? वाटर, जल। ओके, तो जल भी होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, चलिए फटाफट से इसको करने का प्रयास करेंगे। एक परिभाषा दी गई है भोजन की, कि भोजन या फिर आहार वह पदार्थ होता है जो खाया जा सके, पचाया जा सके तथा जो शरीर की वृद्धि का निर्माण कर सके। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी है मेरे प्यारे दोस्त, किसने? चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। उत्तम पोषण क्या कहलाता है भैया? उपचारात्मक आहार या कुपोषण या जो है पथ्य या फिर सुपोषण? तो आप बताएंगे सुपोषण जो होता है वही उत्तम पोषण होता है। ओके, आपसे पूछे पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है या किया जा सकता है? तो आप बताएंगे 3 समूहों में, लेकिन पूछेगा कितने हैं तो आप बताएंगे कि 6 हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। कितने बताएंगे भाई? कि 6 होते हैं। ओके, सॉरी, कितने समूहों में पूछे तो भी जो है पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में, तो क्या बोल दिया हमने? जो है 3 बोला था ना? 3 नहीं यार, 6 होगा, 6 ही होगा, पूरा का पूरा 6 ही होगा। ओके, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, 6 ही होगा। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा, 6 होगा पूर्ण रूप से। और जब आपको जो है ये ना दे कि 6 ऑप्शन में ना मिले तो आप 3 लगा दीजिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, 6 ना मिले तो आप 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आगे देखा जाए, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तम पोषित व्यक्ति की है? निम्न में से कौन सी विशेषता
उत्तम पोषित व्यक्ति की है। हष्ट पुष्ट शरीर, अगर कोई व्यक्ति उत्तम पोषण आहार करता है और उस व्यक्ति का क्या होगा, उत्तम हष्ट पुष्ट शरीर होगा, बिल्कुल होगा। कम थकान लगेगी उसकी, बिल्कुल कम थकान लगेगी। कर्मशीलता उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कर्मठी व्यक्ति होगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उत्तम पोषण कहलाता है, उपचारात्मक आहार कहलाता है, कुपोषण या फिर पथ्यापथ्य या फिर सुपोषण। हमने अभी भी बताया था आपको, वो सुपोषण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है बीए बीएससी बीकॉम और आपका क्या चल रहा है भाई। आपको बता दूं कि आहार एवं पोषण एवं स्वच्छता अर्थात फूड न्यूट्रिशंस एंड जो है हाइजीन, ये आपका जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, को करिकुलर जो एक प्रकार से आपका विषय होता है कोर्स, उसके बारे में। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि में सहायक होता है। विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर ये सभी होती हैं। निश्चित तौर पर आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन इसका डी होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। निम्न में से किसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है, विटामिन को या खनिज लवण को, या फिर इन दोनों को। तो भैया विटामिन और खनिज लवण दोनों को हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में जाने सकते हैं। और जो हमने 3 बताया था आपको, तो इस तरीके से हम बांटेंगे। सुरक्षात्मक पोषक तत्व एक होते हैं, एक प्रकार से ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हम बांटेंगे, तो ये 3 समूह हो जाएंगे आपके, ठीक। तो इस प्रकार से जब पूछेगा कि जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व या फिर समूहों की दृष्टि से विभाजन करें, तो हम 3 जो है समूह बता सकते हैं। लेकिन तत्व कितने हैं भाई, तो आपके 6 तत्व हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। वो हमने आपको बताया था ऑप्शन में, अगर 6 मिलते हैं, कितने समूह देगा गया, 3 नहीं है, तो आप 6 लगाइएगा। आपको कुछ ऐसा देगा कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व को हम जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व और इसी प्रकार से 2 और पोषक तत्व हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो ये बात ध्यान रखिए कि 3 जो है पोषक तत्वों में विभाजित किया गया है, मतलब कि 3 समूहों में विभाजित है। ओके, 3 पोषक तत्वों के 3 समूह है। कई आधार होते हैं ना समूह निर्धारण के। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पोषण को प्रभावित करने वाला बिंदु है। पोषण को प्रभावित करने वाला कौन सा बिंदु, वंशानुक्रमण के द्वारा पोषण प्रभावित होता है, या वातावरण से होता है, या फिर परिस्थितियों से होता है भाई। तो इन सभी के द्वारा होता है। वातावरण जैसा होगा उसी के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका पोषण होगा। वंशानुक्रम अर्थात आपके बप्पा का खाते थे उसी के हिसाब से आप भी खाएंगे, मतलब आपके पिताजी क्या खाते हैं तो आपके घर में आपके पिताजी जो खाते हैं वो बनेगा, तो उसके द्वारा भी आप कहीं ना कहीं पे खाने का प्रयास करेंगे। परिस्थितियां क्या आपकी है, मान लेते हैं आपके पास जो है 10,000 रुपये महीने का आ रहा है और अकेले आपको खाना, तो आप जो है खूब मेवा पकवान खाएंगे, खूब अच्छी अच्छी सब्जियां खाएंगे। लेकिन आपके पास 10,000 रुपये आ रहा हो, आप 6 लोग हो, 6 प्राणी आप हैं, लगभग 6 प्राणी माने होता है प्राणी। हमारे यहाँ अवधि में जो है ड़ा को जो है ना पढ़ा जाता है, तो इसीलिए हम लोग जैसे प्राणी कहना है तो प्राणी कहेंगे उसको। तो जो है 6 प्राणी हैं और मान लेते हैं आपको 10,000 रुपये महीना मिला, तो कैसे काम चलेगा। तो वो बेचारे जो है सूखी रोटी खा लेंगे, हो सकता है जिसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा हो वो जो है घी लगा करके खाएगा, इतना ही तो होगा। या फिर हो सकता है जो गरीब हो वो घी लगा के खाए, और जो अमीर हो सूखी रोटी खाए। मतलब उसके पास तो मतलब भैंस वगैरह रखा है तो वो ज़्यादा खाएगा, अच्छा खाएगा भोजन, घी वगैरह खाएगा, दूध दही खूब खाएगा। तो इस हिसाब से परिस्थितियां भी तय करती कि आपकी परिस्थिति, आप धनी है अमीर है तो फ्रूट्स वगैरह सुबह सुबह खा लेंगे, लेकिन जो गरीब व्यक्ति वो नहीं खा पाएगा। तो अलग अलग चीज़ें, परिस्थितियां कैसी होती हैं जो है उसी के हिसाब से लोगों का भोजन जो है तय होता है कि कौन क्या भोजन करेगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अल्प पोषण उत्पन्न होता है। अल्प माने होता है थोड़ा, अल्प पोषण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ने दिया उपलब्ध भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण अल्प पोषण उत्पन्न होता है, या फिर पर्याप्त भोजन में मतलब पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध ना होना इसके कारण से। तो भाई ये दोनों कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अपर्याप्त पोषण का क्या लक्षण होता है। अपर्याप्त माने जब पर्याप्त पोषण ना हो पाए किसी का, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। शरीर कमजोर दिखाई देने लगता है, बिल्कुल शरीर कमजोर दिखाई पड़ने लगेगा। आप कम भोजन करेंगे तो शरीर निश्चित तौर पर आपका कमजोर दिखाई पड़ने लगेगा। मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी और ढीली हो जाएंगी, चमड़े लगभग लटक जाएंगे आपके, आप जो है आपका चेहरा जो होगा एकदम से जो है सूखे मेवे जैसा जो है होने लगेगा, मेरे जैसे, ठीक। इसी तो तीसरा चीज़ क्या हो जाएगा भाई, तीसरा चीज़ क्या होगा कि त्वचा शुष्क हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, झुर्रीदार हो जाएगी और दाने वगैरह निकलने लगेंगे, कई चीज़ें होती हैं। तो
ये मतलब अल्प पोषण की मतलब कि अपर्याप्त पोषण के लक्षण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कम भोजन पा रहा है, उसका पोषण सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा, ढीली हो जाएगी मांसपेशियाँ, त्वचा शुष्क हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएँगी शरीर पर। मतलब एक प्रकार से जो चिकनाहट होती, चमक होती है, जो चेहरे पर ऑयली चेहरा रहता है, वो नहीं हो पाएगा, वो सूख जाएगा एकदम से, ये चीज़ें होती। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, ये सभी। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है भाई? पर्याप्त नींद। बिल्कुल पर्याप्त नींद जरूरी है। अगर आप 6 से 7 घंटे नहीं सोते हैं, 6 से 7 घंटे जो व्यक्ति नहीं सोएगा, वो कभी भी मोटा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखेंगे, वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। और यही हाल मेरा है कि मैं जो है रात में आपकी वीडियोस सेट करता हूँ, बनाता हूँ, ये सब तमाम सारी चीज़ें करता हूँ। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा पोषण में थोड़ा सा कमी आ रही, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक ठाक है शरीर में। तो बहुत सारे लोग हमसे जो है यही बात जो है बहुत ज़्यादा जब कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा दुबले हो गए, तो बड़ी गुस्सा लगती है। अब वास्तविकता वही भाई, जैसे दूसरा ही व्यक्ति आपको देख करके शारीरिक लक्षण आपके बताएगा। आप आंतरिक रूप से तो ये जान सकते हैं कि हम कमज़ोर हैं या फिर हम ताकतवर हैं। तो लेकिन आप बाहरी तौर पर अगर आप शरीर से थोड़ा-सा भी नाज़ुक हैं और अंदर से बहुत ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है, तो अंदर आंतरिक ऊर्जा कोई नहीं देखता, आपकी बाह्य ऊर्जा सभी लोग देखते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है भाई? पर्याप्त नींद आवश्यक है। पहला, स्वस्थ मनोरंजन भी। आप खेल-कूद मतलब आपका मनोरंजन नहीं होता, आप टेंशन में दिन-रात रहते हैं, तो भी आप अच्छे तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाएँगे। तीसरी बात क्या है? उचित पोषण। तो ये 3 चीज़ बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आहार आयोजन से अभिप्राय है कि आहार आयोजन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए दिया है आपका, परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। आहार आयोजन से क्या अभिप्राय होता है? परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन। आयोजन मतलब होता है नियोजन, नियोजन माने होता है इकट्ठा करना, जो है भोजन कैसे मिले आप परिवार वालों को, ये चीज़ें। तो आहार आयोजन से क्या अभिप्राय होता है? परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन, बिल्कुल सही है। पोषण के सिद्धांतों के अनुसार भोजन, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन दिया है, परिवार की रुचि के अनुसार भोजन, बिल्कुल ठीक है। आप कौन क्यों मान लेते हैं आपके परिवार में हो ज़्यादा जो है तीखा नहीं खाता, तो मिर्चा कम पड़ेगा, या किसको सोयाबीन की सब्जी पसंद है या राजमा पसंद है, तो क्या पसंद है, क्या छोला पसंद है, तो उसी के हिसाब से खाना बनेगा, जो व्यक्ति मतलब ज़्यादा पसंद होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी। डी उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बड़ी ही मेहनत करने के बाद में इन सभी प्रश्नों को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है मेरे प्यारे दोस्त। आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा हमने मेहनत करी है आप लोगों के लिए, और अभी भी ये 100 प्रश्न दे दूंगा। उसके बाद में और भी आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि एक भी प्रश्न आप छोड़ करके ना हो। सारे के सारे प्रश्न आप धुआं कर दो एग्जाम से पहुँच करके, ताकि सभी को पता चल जाए कि हाँ, अगर ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हो रही तो ऑनलाइन बहुत सारे शेर बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए। और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, और निश्चित तौर पर आपकी जो है परीक्षा में धुआं कर देंगे, धूम मचा देंगे। ओके, चलिए। आहार आयोजन के समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न क्या है कि आहार आयोजन के समय में किस बात पर हमको ध्यान रखना चाहिए? भैया मौसम पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पाक प्रणाली मतलब मौसम के हिसाब से आपको खाना खाना, गर्मी है तो थोड़ा कम खाएं, सर्दी थोड़ा ज़्यादा खाएं। बी क्या है? पाक प्रणाली। पाक प्रणाली मतलब होता है ठीक ठाक, मतलब शुद्ध। तीसरा क्या है भाई? परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, उनकी रुचियों के हिसाब से। तो आहार आयोजन के समय इन सभी बातों का, कि परिवार की रुचि क्या है, मौसम क्या चल रहा है, और पाक प्रणाली क्या है, मतलब शुद्ध प्रणाली क्या है, तो इन सभी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, आहार नियोजन से लाभ है कि आहार नियोजन से लाभ है कि धन की बचत होती? बिल्कुल धन की बचत होती। जब आहार नियोजन आप करते हैं, अर्थात भोजन कैसे लाना, 1 महीने का राशन आपको, मतलब एक प्रकार से जो गृहिणी होती है उसको पता रहता है कि हाँ, आधा लीटर तेल अगर आप लाएंगे किसी भी कंपनी का, अब कंपनी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर जी आपको पैसा मिला होगा इसलिए आप प्रचार कर रहे हैं इस कंपनी का। तो बिल्कुल ऐसा नहीं। हम हमारे पास बहुत सारी कंपनी कहते हैं कि सर जी इसका प्रचार कर दो, आप जो है मुझसे इतना पैसे ले लो। हम कहते हैं अभी प्रचार नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मेरे बच्चे जो हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं, भाई बहनें जो हमारे हैं, ये हमको पसंद करते हैं, आपके प्रचार को देखने के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत इनकम जो आपके जो है ऐड वगैरह इसी पर वैसे आ जाते हैं, उससे मिल जाती है। बाकी मैं कोई ऐड अपने मन से जो है उस पर नहीं लगाता हूँ, सारे के सारे ऐड उन्हीं के द्वारा फिक्स होती हैं, तो वो सब आती हैं, और उसी के हिसाब से कुछ इनकम थोड़ा बहुत हो जाती है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बस मेरा मेन उद्देश्य यूट्यूब बनाने का क्या है? आपको उचित शिक्षा देना और देश को आगे बढ़ाना, बस। चूँकि मैं जब कभी-कभी लॉर्ड मैकाले का कथन कथन पढ़ता हूँ वो वाला, कि वो कहता था लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्या, लॉर्ड माने देवता होता है। तो वो मैकाले जो था वो आया था, इंग्लैंड का था।
उसने शिक्षा नीति बनाई थी और उसने कहा था कि ये भारतीय हैं, एकदम से गँवार हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, ये एकदम इनको कुछ पता ही नहीं, एकदम से गधा हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए इनको क्या कर दो, जो भारत के बच्चे हैं, उनको जो है क्या कर दो, उनको 33 नंबर मिल जाए तो उनको पास कर दो। 33 नंबर अगर 100 में से मिल जाए तो उनको पास कर दो। और 66 नंबर जो है, अगर अंग्रेज के लड़का कौनो है, ओका 66 नंबर मिले 100 में से, तब उसको पास किया जाता था। तो ये लॉर्ड मैकाले नीति बनाई थी उसने, शिक्षा नीति, और वही शिक्षा नीति आज भी फॉलो हो रही है। पासिंग मार्क कितना है इंडिया में? 33%। 33% आप जो है एकेडमिक में अगर पाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इंटर, हाई स्कूल, बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सभी में आप देखते होंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हालांकि अब थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजमेंट कर रही हैं, नई शिक्षा नीति है उसमें भी कुछ चेंजमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और उसी ने ये भी कथन भी कहा था कि जो है पूरे यूरोप में अगर आप कहीं पर भी जाएं और किसी भी देश की किसी भी लाइब्रेरी में चले जाएं और उस लाइब्रेरी की कोई भी पुस्तक उठा लें और उसकी एक पुस्तक को अगर एक तराजू में रखें और दूसरे तराजू में पूरे संपूर्ण भारत का और पूरे जो है पूर्वी देश हैं, अफ्रीका का, और जितने भी पूर्वी ये देश हैं, दक्षिणी देश हैं, इन सभी के पूरे संपूर्ण जो है पूरे के पूरे नॉलेज को, पूरे के पूरे ज्ञान को मिला लिया जाए और दूसरे पड़े पर तराजू के रख दिया जाए, तो जो है उसके बराबर नहीं ठहरेगा। ये उसने कहा था। अब आप सोचो, अब उसको ये पता नहीं था, हम लोग जैसे वहाँ पर प्राण जब उसने कहा था तो ऐसे होते ना, तो कहीं न कहीं पे उसको इतना ज़्यादा जो है क्या बताएँ अब, छोड़िए, हालाँकि किसी दिन चर्चा कर देंगे इस मुद्दे पर। अब वो तो बात की बात है कि स्वामी विवेकानंद जैसे महाराज, आचार्य चाणक्य की एक प्रकार से मस्तिष्क की अगर खोपड़ी की खोज करी जाए तो पूरा का पूरा यूरोप पूरा ज़िंदगी रिसर्च करता मर जाएगा, लेकिन उनके खोपड़ी के बारे में नहीं पता जो है लगा पाएगा कि हाँ कितना ज्ञानवान थे। विदुर की ऐसी-ऐसी नीतियाँ थीं कि मतलब भविष्य में होने वाली चीज़ों को पता लगा देते थे। वेदव्यास महाराज या इसी प्रकार से बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, बारहमिहिर हो गए और उसके आर्यभट्ट जी हो गए, कितना ज़्यादा ज्ञान भारत में पड़ा हुआ था। लेकिन अब हालाँकि अब बाद में हम चर्चा करेंगे किसी मुद्दे पर। एक आपका जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में देते थे पहले, अब भी आपको मिलेगा राष्ट्र जो है राष्ट्र गौरव। राष्ट्र गौरव का जब पेपर आपका होता था, अनिवार्य पेपर वो भी है, शायद होगा भी, सेमेस्टर सेकंड में हो सकता है या थर्ड में आपको देने को मिले। राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार, कहीं-कहीं पर ह्यूमन राइट्स जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो उसके लिए हमने जो है ऑलरेडी मॉडल पेपर जो है बना रखे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हालाँकि मैं और उसके भी ह्यूमन राइट्स के बना दूँगा, अगर आपके यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है ह्यूमन राइट्स का पेपर होता है, ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार का, तो आप देख लीजिएगा, ओके। तो मानव जो है राष्ट्र गौरव का जो पेपर होता है उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। हालाँकि चलते हैं आगे देखते हैं। तो आहार नियोजन से लाभ है कि धन की बचत होती है, समय की भी बचत होती है और आहार व्यवस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। तो एक गृहिणी जो होती है वो फिक्स कर लेती हैं कि हमको कितने दिन में कितना तेल खर्च करना है, तो यही होता है नियोजन। एक स्त्री का 1 महीने के या फिर 10 दिन के लिए हमको आटा उसके पास है, 10 दिन के लिए चावल है, 10 दिन के लिए दालें हैं, 10 दिन के लिए उसके पास तेल है, सब फिक्स रखे है कि हाँ इतना-इतना डालेंगे तो 10 दिन चलेगा हमारा। व्यवस्थित कर करके एक मैनेजमेंट बना लेना ही उसी को आहार नियोजन कहते हैं, ओके। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो भाई आयु होता है या संप्रदाय होता है, व्यवसाय होता है, मान सम्मान होता है? बिल्कुल आप बताने का प्रयास करें, बहुत सहज प्रश्न है आपका। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व पूछ रहा जो है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो भाई क्या है? आयु होता है या संप्रदाय होता है, मान सम्मान होता है, व्यवसाय होता है? आहार आयोजन को तो आयु के द्वारा जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। आयु के द्वारा जो है आहार नियोजन जो है प्रभावित करता है, आयु का एक तत्व होता है जो है आहार नियोजन करने का, ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं, तो आयु तो है भाई, रुचि भी है, लिंग भी है, मतलब स्त्री और पुरुष कैसे कैसे खाना खाते हैं ये अलग अलग होता है। स्त्रियां थोड़ा सा दूसरा चटपटा चीज़ खाने का पसंद करती हैं और जो है मीठा चीज़ या फिर मतलब ऐसे तमाम सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा जो है जो खटाई वगैरह फिर कड़वा चीज़ हो वो भी खाने का प्रयास करती हैं, तो मतलब चटपटा चीज़ जो हो वो ज़्यादा पसंद होता है। वहीं पुरुषों को आप देखेंगे रूखा सूखा भी मिल जाए, निपटा देंगे वो, तो ये चीज़ें होती हैं। ये देखिए आयु के हिसाब से भी कोई छोटा लड़का कोई बड़ा है तो ये चीज़ें होती है उसके हिसाब से, रुचि क्या होती है उसके हिसाब से, तो ये 3 होते हैं आपके अध्ययन के हिसाब से। कौन है ऑप्शन नंबर इसका ये नहीं पूछ रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा नहीं, तो अध्ययन जो होता है ये ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अध्ययन से ये प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, रात्रि के भोजन में क्या लेना चाहिए? रात्रि के भोजन में खास करके क्या लेना चाहिए? तो सब्जी, सॉरी, रात्रि के भोजन में क्या लेना चाहिए भाई?
चाय, पापड़ या फिर समोसा। तो चाय मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ना समोसा रात में खाना चाहिए, ना चाय, ना पापड़। ये सब रात में नहीं, रात्रि के भोजन में क्या लेना चाहिए आप, जैसे कि जो है थोड़ा-सा ठोस भोजन लें, जैसे कि आपका जो है राजमा वगैरह हो गया, छोले हो गए, छोले चावल और रोटी जो है सब्जी हो गई एक और छोले चावल। ये इतना आप ले सकते हैं, फिर राजमा ले लिए, सोयाबीन की जो है दाल बन गई, ये सब। ठीक? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, दोपहर के भोजन में क्या लेना चाहिए? तो सब्जी, चपाती या पकौड़े या हलवा या अंडा। तो दोपहर के भोजन में मेरे प्यारे दोस्त सब्जी और चपाती अर्थात रोटी सब्जी अगर मिल जाए बड़ी बेस्ट होती है। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। अगला प्रश्न है, परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है। परिवार के भोजन का स्तर जो है कैसे निर्धारित, मतलब परिवार परिवार क्या किस स्तर का भोजन करेगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है भाई। तो ऐसे भी प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे तो आपका डी उपयुक्त सभी होगा। ओके, तो मैं वैसे लगा दे रहा हूँ, हालांकि पढ़ देते हैं आपको। परिवार के भोजन का स्तर जो होता है, भोजन के लिए प्राप्त धन, मतलब भोजन के लिए उसके पास कितना धन है उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। गृहिणी की पाक कला के पूर्ण ज्ञान पर, अर्थात गृहिणी कैसे जानती है भोजन वगैरह को आयोजित करने में कितना ज्ञान रखती है, उसके हिसाब से जो है भोजन का स्तर निर्धारित होगा। गृहिणी की भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी जानकारी पर भी निर्भर करता है भोजन का स्तर परिवार में। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्सव के लिए आहार नियोजन के समय रखना चाहिए क्या। उत्सव के लिए मतलब कह लेते हैं आपके यहाँ पर, जैसे कि शादी ठनी होगी बहुजन के यहाँ, जैसे कि अभी जो है कल और परसों सॉरी, हाँ, कल लगन नहीं, परसों और चौथ रोज, और एक प्रकार से आज भी शायद कुछ लोगों के यहाँ जो है शादी है। तो ये उत्सव मतलब शादी वगैरह फंक्शन कोई ठने, आपका उत्सव कोई हो, तो उसके लिए आहार नियोजन के समय क्या रखना चाहिए खाने में। मटर पनीर रखना चाहिए, या दाल चावल रखना चाहिए, रोटी सब्जी, या फिर सूप रखना चाहिए। तो आप बताएं। तो भाई आजकल अगर आप मटर पनीर की सब्जी नहीं रख रहे हो शादी में, तो आप मान के चलिए कि जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है लोग आपकी बुराई करेंगे इधर उधर। अबे यार चाहे जो हो, मटर पनीर की सब्जी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने में लगी। जबकि मटर पनीर या कोनो सब्जी है नहीं, एकदम से समझिए वो दूध को फाड़ करके बनाया जाता है। दूध कोनो सब्जी है, प्राकृतिक नहीं है सब्जी। मटर पनीर कृत्रिम सब्जी है, ये कोई सब्जी नहीं है। खास करके भगवान के यहाँ से कोई ऐसी सब्जी नहीं बनाई गई मटर पनीर की, वो गोरस के रूप में खाने को आपको दिया गया था। लेकिन ये मानव जो है ना बहुत ज़्यादा शोध करता रहता है। हालांकि ये जो आविष्कार हुआ है, आवश्यकता की कोई जननी, लोग कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक, लेकिन भैया अब इसमें आविष्कार का मटर पनीर सब्जी बना लिया, इसमें कौन सा आविष्कार आपने कर दिया। तो ऑप्शन इसका ही करेक्ट लगा दीजिएगा, मटर पनीर की सब्जी। अगर उत्सव कोई आप ठाने कोई फंक्शन है, तो आप मटर पनीर की सब्जी नहीं बनवाएंगे तो नात रिश्तेदार सब आपसे गुस्सा हो जाएंगे। ठीक, खास करके अगर आपकी शादी हो रही है और आप तिलक जो है मान लेते, तिलक समारोह है और लड़के की तिलक है, अब जो है मान लेते हैं लड़की की तरफ से आए तिलक लेकर के, और यहाँ जो है आप जो है वही मटर पनीर नहीं खिलाए, गोभी आलू की सब्जी मटर में काम चला दिया, तो वहाँ जाकर के जितना तिलक वाले होंगे वहीं पर कहेंगे, वहीं पर घर लड़की के पास, अरे यार कुछ भी हो लेकिन मटर पनीर नहीं बनवाया था। लड़की को बुरा लगे, फ़ोन करेगी तुम्हारे पास, लड़के के पास, क्यों मटर पनीर नहीं बनवाता? तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे जो है हो सकता है शादी-वादी भी कैंसल हो जाए। तो चलिए, हालाँकि ऐसे ना हो, ये मैं कामना करता हूँ। प्रश्न क्या है भाई? हँसी-मज़ाक के लिए थोड़ा-सा, ताकि आप बोर ना हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि आहार आयोजन का क्या उद्देश्य है? कल भी इसी समय पर आ जाइएगा, रात के 8 बजे से। ओके? आहार आयोजन का क्या समय मतलब कि क्या उद्देश्य है? आहार आयोजन का क्या उद्देश्य है भाई? मितव्ययिता तथा साधनों का सदुपयोग, या फिर परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान करना, या फिर ए और बी दोनों? बताने का प्रयास करें। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, आहार आयोजन का जो उद्देश्य होता है, मितव्ययिता तथा साधनों का सदुपयोग होता है। मितव्ययिता मतलब कम खर्च करना, ठीक है? साधनों का सदुपयोग करा जाए, परिवार को पौष्टिक तत्व एवं संतुलित आहार प्रदान करना, ये सब जो है किसका आहार आयोजन का या नियोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि आपका क्या बड़ी तेजी से चलने का प्रयास करते हैं और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार और कौन कौन से प्रश्न आपसे बन सकते हैं एग्जाम्स में, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल भी इसी समय पर आपकी रात के 8 बजे से क्लास होगी, जो है फूड न्यूट्रिशन एंड जो है हाइजीन की। ओके, और 2-3 मॉडल पेपर आपके दे दूंगा, तो आपका निश्चित तौर पर वहीं से फंसेगा और कहीं से कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए बात कर लेते हैं आखिरकार अगला प्रश्न आपका क्या एग्जाम से बन सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। एक गाना है विटामिन वाला कि दूबर पातर पिया में विटामिन की कमी है। फेमस होगा, आपने सुना होगा इस समय। तो बताएं भाई, विटामिन जो है
कौन सा विटामिन जल में जो है घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा भाई? विटामिन सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई ये सब क्या है भाई? ये सब जो है आपके जो है किसमें है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो कैसे आप याद रखेंगे? जब भी आपसे जल में और इसमें घुलनशील विटामिन पूछे तो एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए जान जाइए कि एक शब्द याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। कौन सा शब्द भाई? एक बात याद रखिएगा हमेशा, कीड़ा शब्द, KEDA। कीड़ा जो होता है ये पानी में नहीं डूबता है, पानी में नहीं गलेगा, लेकिन गलेगा किस में? घुल जाएगा किस में भाई? तो कीड़ा जो होता है वो वसा में जब गिरेगा तो घुल जाएगा, लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। कहने का मतलब ये है कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये 4 विटामिन जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये 4 विटामिन जो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें? वसा में। बाकी का जो बचा सारा का सारा वो किसमें? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखिए कीड़ा में क्या सी आ रहा है? नहीं आ रहा। डी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ई आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ए आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब के नहीं है इसमें, ठीक, तो आपका सी दिया है, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये घुलनशील है किसमें? जल में। बाकी कीड़ा जो शब्द है आपका KEDA, कीड़ा, कीड़ा आप लिखिएगा इसको, ठीक है। कीड़ा वसा में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील नहीं। तो ये ट्रिक आप फॉलो करिएगा, एग्जाम्स में 3-4 प्रश्न आप आसानी से कर देंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनाज के, प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है कि अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया खनिज लवण पाया जाता है, या बी दिया विटामिन बी पाई जाती है, या सी है प्रोटीन, या फिर डी कार्बोज पाया जाता है। तो अनाज के अंकुर में जो भोजन का तत्व पाया जाता है वो विटामिन बी वाला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? खुजली होती है, या रतौंधी होती है, या अतिसार होता है, फिर दंत पीड़ा होती है, दांत में दर्द होता है? बताने का प्रयास करें। तो विटामिन ए की कमी से सभी को पता होगा, रतौंधी नामक रोग होती है। जब भगवान सूर्य अस्त हो जाते हैं उसके थोड़ी देर में जो सायंकाल होता है उसमें कम दिखाई पड़ना ही रतौंधी होती है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खास करके केले में पाया जाता है, फिर आंवले में पाया जाता है, फिर अंकुरित अनाज में पाया जाता है, फिर गेहूं में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो होता है आपका वो आंवले में पाया जाता है, खट्टी चीजों में ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन अगर आपके शरीर में कम है तो कौन सी रोग हो जाएगा आपको? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गटेवा पे से लटका रहता है, कौन सा रोग होता है भाई? घेंघा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा। और इसीलिए कहते हैं ना कि आयोडीन, जब से आयोडीन युक्त नमक आपका आने लगा तब से घोंघा जो बीमारी घेंघा वाली ये थोड़ी सी कम हुई। बाकी पहले आप देखेंगे, पहले बहुत ज़्यादा घेंघे की बीमारी मिलती थी, क्योंकि जो नमक था उसमें आयोडीन युक्त मिला नहीं था। अब आप हर नमक की पुड़िया पर देखेंगे आयोडीन युक्त नमक, आप देखते होंगे हर जो है नमक पे लिखा होगा। खासकर जो मोदी जी जो नमक जी दिए हैं मोदी जी, उस पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो है उस पर भी लिखा रहता है क्या? आयोडीन युक्त नमक। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा? विटामिन बी है, या विटामिन सी है, विटामिन ए है? आप ही बताएंगे इसको। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है बताएं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो अभी अभी हमने सी बताया था, सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा आपका, क्योंकि कीड़ा जो होता है, कीड़ा, कीड़ा आप लिखिए तुरंत, ए दिख रहा है ना, तो यही आपका हो जाएगा। विटामिन ए जो होता है ये वसा में घुलनशील है, जल में नहीं। बाकी बी और सी किस में है? बाकी कीड़ा याद रखो, कीड़ा वसा में, बाकी बाकी सब आपका जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है। विटामिन ए सर्वाधिक आवश्यक है भाई, हड्डियों के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों के लिए, आंखों के लिए, रक्त के निर्माण के लिए? तो बताएं, अभी हमने क्या बताया था कि कम दिखाई पड़ता है, तो भाई आंखों के लिए विटामिन ए जो होता है सर्वाधिक आवश्यक आंखों के लिए होता है, आंखें, आंखों से अच्छा दिखता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम्स में आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रश्न क्या है, ये किस विटामिन की कमी से मतलब किस विटामिन की कमी के कारण शरीर से रक्त बहने की दशा में थक्का बनने की क्रिया मंद हो जाती है? मतलब किस विटामिन की कमी के कारण से शरीर से रक्त बहने की क्षमता, मतलब की दशा में जो है थक्का बनने की जो क्रिया होती है वो मंद हो जाती है? तो किसकी कमी के कारण से होता है? विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से जो होता है और शरीर में, जैसे आपका शरीर कहीं पर कटता है
तो वहाँ से खून निकलने लगता है, और खून निकलने लगता है उसके थोड़ी सी देर के बाद में आप देखते हैं खून बंद हो जाता है, और वहाँ वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद जो है मांस आ जाती है आपकी, जहाँ पर कटा रहता है। तो वो सफ़ेद सफ़ेद जो मांस बनता है ना, वही होता है आपका थक्का बनना, ठीक है। तो उस वही थक्का किसके, विटामिन आपके, अगर विटामिन के की मात्रा आपके अंदर सामान्य है, पर्याप्त है विटामिन के, तो आपके शरीर में आप कटेगा ज़्यादा, तो ज़्यादा खून नहीं बहेगा आपका। और जब विटामिन के की कमी होगी तो बहे कटेगा, तो आपका जो है रक्त का थक्का नहीं बनेगा, सफ़ेद वाला मतलब प्लाज्मा नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, खून बहुत ज़्यादा आपका बहता रहेगा, खून की धार आपकी रुकेगी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो है प्रश्न क्या है कि रिकेटी रोजरी किस रोग का लक्षण है। रिकेटी रोजरी जो है किस रोग का लक्षण होता है भाई, तो अस्थि विकृति का ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी को पता होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स अर्थात सूखा सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी होता है। विटामिन सी ए की कमी से मतलब विटामिन आपका जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, घींघा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर के बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है किन तत्वों से मिलकर के बना होता है, तो कार्बन जो आपका जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। आपसे पूछे कितने कितनी मात्रा में होते हैं, तो कार्बन C1H2, और इसमें जो है O1 शायद ऐसे पाया था, 1 मिनट रुकिएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखेंगे C6H12O6, तो ये कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं आप, ये तत्व पाए जाते हैं। CN, और ON, ये सूत्र होता है इसका। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2nOn, मतलब कि यहाँ पर कार्बन की अगर एक मात्रा रहेगी तो हाइड्रोजन की 2 मात्रा रहेगी, और ऑक्सीजन की भी 1 मात्रा रहेगी, ठीक। ये आपका मिलकर के क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछ सकता है, फ्रक्टोज का पूछ सकता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का होता है C6H12O6। आपसे सुक्रोज का सूत्र पूछ सकता है, माल्टोज का, इन सभी का, ठीक। C12 चीनी भेली का सूत्र जो है आप देखते हैं, उसका क्या होता है, माल्टोज या सुक्रोज का साथ माल्टोज का C12H22O11। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया। प्रोटीन जो नाम है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है मोल्डर के द्वारा, ऑप्शन बी है मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या, ऑप्शन बी है सुक्रोज। कहाँ से मिलता है भाई, चुकंदर, गन्ना, पक्के फल, सूखे मेवे, इन सभी से सुक्रोज की प्राप्ति होती है, ठीक। दोहरा शर्करा किसे कहते हैं, दोहरी शर्करा आपसे पूछेगा, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सभी को दोहरी जो है शर्करा के नाम से जाना जाता है। ओके, पुरुषों के लिए दैनिक मतलब प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी, 60 ग्राम अगर प्रोटीन मिल जाए पुरुषों को तो एक दिन में ठीक है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो भाई मुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं। तो उसको हम प्राणित प्रोटीन कहते हैं। किसको, प्राणित प्रोटीन। जो प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली जो प्रोटीन होती हैं उनको प्राणित प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्न में से प्रोटीन का आवश्यक अवयव है, अवयव माने होता है तत्व या फिर जो है आपका जो है बोलते हैं ना तत्व, एलिमेंट। तो जो है प्रोटीन का आवश्यक अवयव कौन सा भाई, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये सब प्रोटीन के अवयव हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दालों में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन या फिर शक्तिवर्धक तत्व मिलते हैं। तो दालों में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोज की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है क्वाशरकोर, क्या क्वाशरकोर रोग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो क्वाशरकोर रोग की जो सर्वप्रथम खोज की गई थी, सॉरी कब की गई थी, तो 1993 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, 1993 में। अगला प्रश्न, सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई। सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोजा, वसा, फिर खनिज लवण, क्या पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे अधिक जो पाई जाती है वो प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है वीडियो सेट करने में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में। ओके, प्रश्न क्या है आपका कि निम्न वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य है। आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी लोग दे रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहिएगा। निम्न वनस्पति प्रोटीन शरीर का निर्माण मूल्य है, क्या
निम्न वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य है, तो 35 से 40%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या होता है भाई? अगर किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो क्या दुष्प्रभाव होगा? शरीर में सूजन आ जाएगा, शरीर में सूजन आएगा, बिल्कुल। प्रोटीन की कमी अगर है तो आपके शरीर में सूजन होगी। ओके। शरीर का भार अनुपात से कम हो जाएगा आपका, शरीर का भार अनुपात से आपका क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। शरीर में सूजन आ जाएगी, और सूजन जब शरीर में होती है तब आपका भार जो होता है ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक। वो भार उतना रहता है, थोड़ा सा भार में बढ़ोतरी होगी, बाकी भार कम आपका हो जाएगा। रक्त मतलब शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी जब आपके प्रोटीन की कमी होगी। ये सभी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ये सभी। ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, दूध में प्रोटीन के रूप में होती है। दूध में प्रोटीन के रूप में क्या होती है? तो भाई बिल्कुल सभी को पता होगा, दूध में प्रोटीन के रूप में क्या पाई जाती है? केसीन नामक तत्व जो होता है ये प्रोटीन के रूप में दूध में विद्यमान रहता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भाई? केसीन नाम का। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन शब्द का प्रयोग, मतलब प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में किसने रखा था भाई? तो आपसे एग्जाम से यहाँ भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रोटीन शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1838 में हो। किसने रखा भाई? तो मुल्डर महोदय ने रखा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो। किसने रखा भाई? मुल्डर महोदय ने। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से प्रोटीन की जरूरत सबसे अधिक किसे है? बच्चों को है, या फिर बूढ़ों को है, या 25 वर्ष की महिला को है, या फिर 40 वर्ष के पुरुष को है? तो प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरत जो है वो 25 वर्ष की महिला को सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्न में प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है। निम्न में प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन कौन से होते हैं भाई? मांस भी है, मछली भी, अंडा भी, ये सब। आपका नंबर इसका डी है। प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन जो है मांस, मछली, अंडा, ये सब माने जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो है खास करके इसको खाने का प्रयास ना करेंगे, जो नहीं खाते हैं वो मत खाइएगा, नहीं तो सोचो कि हाँ जो है सर जी ने बताया था कि इसमें ज़्यादा पाई जाती है प्रोटीन, तो हम चलें ये खूब मांस मछली खा लें। शाकाहारी थे, भगवान की पूजा करते थे, आप चलें उसको खा लिया, ठीक। आपसे पूछे, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा? तो विटामिन डी है, सभी को पता होगा। विटामिन ई जो होती है वो प्रजनन शक्ति को बढ़ाती है। आपको मतलब जवानी का विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को, मतलब प्रजनन शक्ति वगैरह बढ़ाने को, तो विटामिन ई की गोली जो है लोग खाते हैं। रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन से होता है? तो भाई विटामिन जो है डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ठीक। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक। और भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है भाई? विटामिन सी जो होता है वही होता है। विटामिन बी जो है सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? अंकुरित अन्न में पाया जाता है विटामिन बी। ओके। खट्टे रसदार फलों में अधिकतर आप देखेंगे विटामिन सी पाई जाती है। आपसे पूछेगा ऐसा प्रश्न कि खट्टे रसदार फलों में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन सी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, सभी को पता है। विटामिन बी से बेरी बेरी, ए से रतौंधी। विटामिन सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता? एक प्रश्न जरूर पूछेगा कि किस खाद्य पदार्थ में विटामिन जो है सी नहीं पाया जाता? तो दूध में जो है विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। बाकी हर एक विटामिन जो होते हैं लगभग दूध में पाए जाते हैं। बाकी दूध मतलब दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं, लगभग जो है सी विटामिन जो है नहीं पाया जाता। तो आपसे एग्जाम से जरूर बनता है, ये कौन सा विटामिन जो है विटामिन सी जो है, मतलब कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता। ओके। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा कद्दू में पाया जाता है। ओके। विटामिन के जो है आपको पालक से मिलती है। विटामिन की खोज कब हुई थी भाई? 1934 में हुई थी विटामिन की खोज। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कई सारी की चीज़ें थी जो हमने आपको बता रखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज प्रश्न थे आपके। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है विटामिन को लेकर के। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है भाई? विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन सी जो होता है खट्टे फलों से, हमने अभी भी बताया था आपको प्राप्त होता है। विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता, ये बात भी ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो विटामिन सी की कमी से जो है आपका रोग होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी से होता है इनीमिया, और जो है पेलेगरा, ये दूसरी चीज़ होती है। अगला प्रश्न, विटामिन एच का दूसरा नाम क्या भाई? तो विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है? बायोटीन। ऑप्शन नंबर इसका बी कर। अगला है, विटामिन एच की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन एच की कमी से एनीमिया और गंजापन, ये दोनों रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? वसा की, शर्करा की, या रक्त की, या प्रोटीन की? तो भाई किससे होती है? तो क्वासियोरकर बीमारी जो होती है प्रोटीन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक छोटे बच्चे के खाने में किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए? एक छोटे बच्चे के खाने में किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए भैया? तो प्रोटीन की मात्रा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लंबी दौड़ के धावक की डाइट में किसकी मात्रा अधिक जो है लेनी चाहिए? बताने का प्रयास करें, फटाफट से बताने का प्रयास करें कि एक लंबी दौड़ के धावक की डाइट, जो दौड़ने वाला व्यक्ति है एक लंबी दौड़ के लिए मैराथन दौड़ रहा है, उसकी मतलब कि किसकी मात्रा अधिक लेनी चाहिए उसको अपने डाइट में, अपने भोजन में? तो कार्बोहाइड्रेट की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका ऊर्जा प्रदान करता है। आपको पता होगा गर्मी आ रही है, प्रचार बहुत ज़्यादा आएगा ग्लूकॉन डी का। ग्लूकॉन डी में ग्लूकोज की मात्रा मिली रहती है, तो वो ऊर्जा प्रदान करती है शरीर को, एकाएक ऊर्जा प्रदान करती है। कौन? जो कार्बोहाइड्रेट होती है। इसीलिए जो खिलाड़ी लोग होते हैं ग्लूकोज की बोतल आप देखते हैं ग्लूकोज पिया करते हैं। विराट कोहली या फिर जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं जो खेलते हैं, बड़े बड़े क्या छोटे मोटे क्रिकेटर हैं, सभी लोग पीते हैं। क्रिकेटर ही नहीं, जो बड़े बड़े जो मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं बड़े या छोटे जो भी हों, सभी लोग ये सब लेते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा ले लें, मतलब जो वहाँ पर पीते नहीं पानी, वो सब कुछ होता है एनर्जी ड्रिंक। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक खिलाड़ी को अपनी डाइट कितने बार में लेनी चाहिए? तो एक खिलाड़ी को अपनी डाइट जो है लगभग 6 बार में लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो है न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? एनर्जी देने वाला जो पोषक तत्व है वो कौन सा भाई? खनिजों को हम एनर्जी देने वाला जो है क्या कहते हैं? कहते हैं खनिजों को। ओके, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा। ओके, ये क्या बोल दिया? एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खनिज बोल दिया हमने, नहीं खनिज नहीं होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट तथा फैट होते हैं। एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं हमको, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट, अर्थात वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों एनर्जी देने वाले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि बॉडी जो है बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? बॉडी जो है बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं भाई? शर्करा, प्रोटीन, या वसा, या फिर गेहूं, किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, प्रश्न बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे कि जो है बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? तो प्रोटीन्स जो होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी किन खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी किन खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाता है भाई? तो किसको बढ़ाता है? विटामिन जो डी होता है किसको बढ़ाता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस जो है इन खनिज लवणों को अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, स्टार्च। प्रश्न क्या है? स्टार्च अर्थात मतलब स्टार्च को अंग्रेजी में स्टार्च ही कहा जाता है। स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है? ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को ग्रोथ विटामिन कहते हैं। विटामिन डी का क्या कार्य होता है? तो हड्डियों को मजबूत करना विटामिन डी का कार्य होता है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को ही कहते हैं। विटामिन की खोज कब हुई थी भाई? तो जो है ल्यूनिन महोदय ने की थी, NI लूनिन महोदय ने 1881 ईस्वी में। आपसे प्रश्न पूछे कि दूध का जल में कितना % होता है? तो 28% होता है। ओके, जल का रासायनिक सूत्र पूछ ले आपसे, शरीर हो सकता है पूछ ले, एग्जाम से बहुत बार पूछा गया। तो H2O सभी को पता होगा। आगे देखा जाए, अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। अगला प्रश्न, स्टार्च का उत्तम स्रोत है। स्टार्च का उत्तम स्रोत है भाई, तो गेहूं जो होता है ये यही। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, मछली का तेल और दूध तथा डेयरी उत्पाद उत्तम स्रोत हैं। मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पाद उत्तम स्रोत हैं किसके भाई? तो विटामिन ए के, चूंकि विटामिन ए के। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? तो 1200 ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, बांझपन बीमारी किसकी कमी से होता है भाई? बांझपन बीमारी जो होती है विटामिन सी की कमी अगर आपके शरीर में है
तो आप जो है बांझपन की बीमारी होती है स्त्रियों में खास करके। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस कमी से होती है भाई? तो विटामिन डी की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाता है वह आयरन कहलाता है, वसा या फिर मैग्नीज या विटामिन डी है? तो वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाता है उसे हम आयरन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध करके रखता है तो वह कौन सा विटामिन है? तो वह विटामिन बी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बी कॉम्प्लेक्स जो है के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? तो मांसपेशी ऊतक बनाने में प्रोटीन जो है सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आता है, विटामिन डी पाया जाता है जल में पाया सॉरी फल में या फिर दाल में, दूध में या बीन्स में? तो विटामिन डी कहाँ पर पाया जाता है भाई? विटामिन डी जो है दूध में पाया जाता है, या फिर ऑप्शन ये दूध में उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन विटामिन डी जो है दूध में भी पाया जाता है। लेकिन खास करके जो विटामिन डी होता है ये सनशाइन में पाया जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, लेकिन दूध में भी पाया जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी में किस विटामिन विटामिन मतलब किस विटामिन का स्रोत होती है? मतलब सूर्य की रोशनी, तो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जो है ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोरोसिस बीमारी होती है मांस में होती है या हाथों में या हड्डी में होती है या मस्तिष्क में होती है भाई? तो ये क्या होती है? जो है हड्डी में होती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है ये हड्डी की बीमारी है उसे। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए फटाफट से। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है कि शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ने दिया लोहा, बी दिया विटामिन, सी दिया कैल्शियम और डी दिया प्रोटीन। तो शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, चूंकि उनके दांतों में कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, माता के स्तन से प्रथम स्राव को क्या कहते हैं? माता के स्तन से जो दूध निकलता है या फिर जो प्रथम स्राव होता है बहता है उसे वो क्या कहते हैं? स्राव माने होता है बहना। ओके, तो प्रथम बार उसे क्या कहते हैं? उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, फिर श्लेष्मा कहते हैं, दुग्ध कहते हैं, फिर उपरोक्त में सभी कहते हैं। तो जो माता का जो पहला स्तन से जो प्रथम स्राव होता है दूध का उसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशु का आहार होना चाहिए। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बीए बीएससी बीकॉम सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर। प्रश्न क्या है आपका भाई कि माता के नवजात शिशु का आहार होना चाहिए। नवजात शिशु का क्या आहार होना चाहिए भाई? माँ का दूध। क्या? माता का दूध, ये नवजात शिशु का आहार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, शिशु के लिए सर्वोत्तम दूध होता है गाय का दूध, डिब्बे का दूध या भैंस का दूध या फिर माता का दूध? बताएं तो क्या होता है भाई? तो जो है नवजात शिशु के लिए या फिर जो है बच्चे के लिए या शिशु के लिए सबसे सर्वोत्तम जो दूध होता है वो माता का दूध, बच्चे की माता का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। आज तो कहते हैं कि अमूल दूध पीता है इंडिया। अरे अमूल काहे के लिए पिएगे? माता का दूध सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न, जन्म के पश्चात शिशु के लिए आवश्यक है। जन्म के पश्चात शिशु के लिए क्या आवश्यक है भाई? जन्म के पश्चात शिशु के लिए क्या आवश्यक है? फेफड़े से शोषण करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नवजात शिशु 24 घंटे में सोता है, 10 घंटे या 22 घंटे या 15 से 20 घंटे या 12 से 13 घंटे? तो नवजात शिशु जो होता है 24 घंटे में 22 घंटे लगभग सोने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, नवजात शिशु के लिए दूध पिलाने की बोतल साफ करनी चाहिए किससे? गर्म पानी से, बर्फ से या उबाल करके या ठंडे पानी से भाई? तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? उबाल करके। उबाल कर जो पानी होता है अर्थात जो है पानी को उबाल दिया जाए उससे जो है उसका जो निपल होता है या दूध पिलाने वाला जो बोतल होता है उसको साफ करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार होता है। जन्म के समय जो है परिपक्व शिशु का जो औसत भार होता है वो कितना होता है भाई? तो वो 3 से जो है 3 साढ़े 3 किलोग्राम होता है जन्म से के समय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन कितना होता है? तो अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन जो होता है 2 किलो के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, सॉरी ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु को अर्ध ठोस व ठोस आकार किस समय देना चाहिए? शिशु को अर्ध ठोस व ठोस आहार मतलब आकार किस समय देना चाहिए? तो 7 से सॉरी आकार नहीं आहार होना चाहिए।
शिशु को अर्ध ठोस या ठोस आहार मतलब आहार किस समय देना चाहिए? जब वह 7 से 8 महीने का हो जाए बच्चा, तब उसको जो है यहाँ पर आकार मत यहाँ पर आहार होना चाहिए, ठीक है? तो 6 से 7 महीने के बाद में उसको भोजन दिया जाए। अगला प्रश्न है, शिशु को विविध संक्रामक रोगों से बचाने का मुख्य उपाय है। शिशु को जो है विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने का जो उपाय है क्या होता है भाई? संक्रामक रोगों से बचाव के टीके अगर लगवा दिए जाएंगे तो जल्दी हो। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शिशु का स्तनपान छुड़ाना चाहिए। शिशु का स्तनपान छुड़ाना चाहिए कैसे? तो 6 से 9 माह की आयु काल में ही छुड़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका भार इससे कम होता है। किससे? 2 किलोग्राम से, 3 किलोग्राम से, 5 किलोग्राम से, कुछ भी हो सकता है। 2 किलोग्राम से जिस भी शिशु का जो भार है वो कम होता है उसे हम अपरिपक्व शिशु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। हमने बहुत ही मेहनत करी है आप लोगों के लिए। लगातार जो है आप लोगों के लिए मेहनत करने के बाद में इन प्रश्नों को तैयार कर पाया हूँ। कल 8 बजे भी, रात 8 बजे से आपकी क्लास भी यही होने वाली है। तो इस प्रकार से आज लगभग 100 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। आप थोड़ी सी प्रश्न और आपके बच्चे में लगभग 20 प्रश्न आपके लगभग बच्चे हुए हैं, वो भी मैं आपको करवा दूँ फटाफट से। चलिए, प्रश्न है कि बिना मसले हुए आहार में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है कि निम्न जो है बिना बिना मसले हुए आहार में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर खनिज, लवण, जल या फिर ऊपर सभी? तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, सभी। बिना मसले हुए आहार में जो है ये सभी तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माता के दूध में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो माता के दूध में भी जो है प्रोटीन पाई जाती है, वसा भी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होती है, खनिज, लवण, जल सब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। सभी के सभी पोषक तत्व जो होते हैं वह किसमें पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों किसमें? वो माता के दूध में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि समय से पूर्व पैदा हुए नवजात शिशुओं को कितने अंतराल पर दूध पिलाना चाहिए? जो समय से पहले पैदा हो गए हैं बच्चे, उनको जो है कितने कितने घंटे के अंतराल पर मतलब दूध पिलाना चाहिए? तो 3-3 घंटे के बाद में उनको दूध पिलाना चाहिए। प्रत्येक 3 घंटे में दूध उनको पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, माँ के प्रति 1000 मिलीग्राम दूध में कितने किलो कैलोरी पाई जाती है? माँ के प्रति एक जो है मतलब सॉरी 100 माँ के प्रति 100 मिलीग्राम दूध में कितने किलो कैलोरी पाई जाती है? कितने किलो कैलोरी पाई जाती है भाई? 71 किलो कैलोरी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, माँ के प्रति 100 मिलीग्राम दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो माता के प्रति 100 मिलीग्राम दूध में जो वसा की मात्रा होती है मेरे प्यारे दोस्त, वो 3.4 ग्राम की होती है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, माँ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? माँ के दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए जो होता है वो माता के दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, माँ के प्रति जो है 100 मिलीग्राम दूध में जल का प्रतिशत होता है। माँ के प्रति 100 मिलीग्राम दूध में जल का परसेंट कितना होता है भाई? तो जो है कितना होता है भाई? कितना होता है? तो 88%, 88%। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि माँ के प्रति 100 मिलीग्राम दूध में कैल्शियम की मात्रा कितने मिलीग्राम होती है? तो कितनी मिलीग्राम होती है? 28 मिलीग्राम होती है। जो है माता के दूध में प्रति 100 मिलीग्राम दूध में 28 मिलीग्राम जो होता है, अर्थात 28% जो होता है वो ग्राम की बात, मिलीग्राम में बात की जाए तो उसमें जो है कैल्शियम की मात्रा 28% होती है, 28 जो है परसेंट होती है। अगला प्रश्न है कि जन्म से 6 माह तक के शिशु को प्रति किलोग्राम भार के अनुसार कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है भाई? 120 कैलोरी की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शैशवावस्था में शिशु की विकसित गति कैसी होती है? क्या प्रश्न क्या पूछा गया भाई आपसे? प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है कि शैशवावस्था में, प्रश्न है आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि शैशवावस्था में शिशु की विकास गति कैसी होती है? शैशवावस्था में शिशु की विकास गति कैसी होती है? सामान्य होती है या फिर धीमी होती है या फिर तीव्र होती है? बताने का प्रयास करें। तो शैशवावस्था में शिशु की जो विकास की गति होती है वह तीव्र होती है, खूब ज़्यादा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है? शैशवावस्था जो होती है जन्म से लेकर के 1 साल तक का बच्चा शैशवावस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा,
अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आ चुका है कि मधुमेह के रोगी का आहार। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मधुमेह के रोगी का आहार नियोजन में किस बात का ध्यान रखना जो है आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए दिया, संतुलित एवं पौष्टिक आहार होना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का समावेश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। आहार में मोटापा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों का समावेश नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त माने खून में, तो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो 80 से 120 मिलीग्राम बटे जो है 100 मिलीग्राम, मतलब मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर में जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के खून में अगर 100 मिलीलीटर जो है उसका जो है खून है, तो उसमें जो है 80 से 82 मिलीग्राम जो है क्या होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, ये अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मधुमेह का कारण हो सकता है? अधिक भोजन करना, या फिर मानसिक तनाव, या फिर चिंता। तो मधुमेह किससे होता है भाई? चलिए, ये प्रश्न क्या था भाई? प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मधुमेह का कारण हो सकता है? तो मधुमेह का कारण, मधुमेह जो शुगर से होने वाली एक बीमारी होती है, चयापचय से संबंधित होती है। इसमें पैनक्रियाज वगैरह थोड़ा सा काम करना बंद कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें दिक्कत होने लगती है, तो ये बात होती है। यहाँ पर ऑप्शन में कोई इतना ज़्यादा जटिल नहीं दिख रहा है, तो आप अधिक भोजन करने से भी शायद ये हो सकता है, और मीठा खाने से भी, दोनों आप लगा सकते हो, ए और सी। लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं, तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया था, तो इसको आप लोग थोड़ा सा मैंने इसको मत देखिएगा। ओके, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मधुमेह नामक रोग के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन दिया, मधुमेह कैल्शियम के उपापचय, मतलब उपापचय संबंधित रोग होता है। तो बिल्कुल ये रोग होता है। ऑप्शन सी दिया, मधुमेह को शर्करा की बीमारी के नाम से बिल्कुल जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक। मूत्र द्वारा शर्करा का जाना मधुमेह कहलाता नहीं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि आयु बढ़ने के साथ साथ कमजोर, मतलब आयु बढ़ने के साथ साथ क्या कमजोर होता जाता है? शरीर जब आयु बढ़ती है मनुष्य की, तो उसके साथ साथ क्या कमजोर होता है भाई? बताने का प्रयास करें, क्या कमजोर होता है? अमाशय, पित्ताशय, हृदय, या फिर धमनियाँ। तो धमनियाँ जो होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसके संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं? तो हृदय के जो है संकुचन के कारण से हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं सिकुड़ती रहती हैं। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? उच्च रक्तचाप चाप मतलब होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य आदमी की तुलना में होता है। तो एक स्त्री का जो है रक्तचाप होता था, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो एक सामान्य आदमी की तुलना में कैसा होता है? अधिक होगा, या कम होगा, या सब ज़्यादा कम होगा, या फिर थोड़ा कम होगा भाई? तो थोड़ा कम होता है स्त्रियों का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है। उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है, अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना, या सिर में दर्द, या नींद में कमी, या फिर जी में चलाना। तो उच्च रक्तचाप का लक्षण जो है वो नहीं है इनमें से। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण क्या है भाई? धूम्रपान या मदिरापान? बिल्कुल, धूम्रपान एवं मदिरापान करने से जो होता है उच्च रक्तचाप जो है बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होते हैं? सिर में दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा ही फेमस प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और सभी दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ शुक्ला एच डी पॉइंट चैनल पर इसकी भी क्लास आपकी हो गई है। फूड न्यूट्रिशन एंड जो है हाइजीन। ओके, आहार, पोषण एवं स्वच्छता। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ है।
प्रश्न क्या है भाई कि राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ भाई? तो 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस सन में घोषित हुआ था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम पारित हुआ वो 2013 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण अधिनियम 2018 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय पोषण अभियान 2018 का जो था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि पोषण एवं संतुलित भोजन। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना स्विस हेनरी डूनेट द्वारा कब की गई थी? तो आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्विस हेनरी डूनेट के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो भाई ये भी आप जान लीजिएगा, 1864 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की जो है गठन हुआ था, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन होता था। गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। उसी दिन से जो है 7 अप्रैल को मनाया जाने लगा क्या भाई? जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और अब इसमें बात की जाए तो 193 सदस्य WHO के सदस्य हैं और 2 अन्य देश हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसेफ का लक्ष्य क्या है? यूनिसेफ का क्या लक्ष्य है भाई? तो यूनिसेफ का लक्ष्य है आपका जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जाए, ये यूनिसेफ नाम का संस्था का लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन USA या फिर दिल्ली या फिर मनीला फिलिस्तान या कोपेनहेगन डेनमार्क में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय पोषण संस्थापना संस्थान की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई? समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई भैया? समेकित जो है बाल विकास सेवा की जो स्थापना हुई कब हुई थी? बताने का प्रयास करें। समेकित बाल विकास सेवा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? बताने का प्रयास करें। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार करना, ये समेकित बाल विकास का जो ये प्रकार से उद्देश्य था। वहीं जो है मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के जो है विभिन्न विभागों की नीति बनाना, ये सब जो है ये सब समेकित बाल विकास के क्या है भाई? उद्देश्य थे। ये बात ध्यान रखेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। समेकित बाल विकास जो कार्यक्रम है वो जो है कब जो है स्थापना उसकी कब हुई भाई? उसकी स्थापना कब हुई थी? प्रश्न क्या है भाई? समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना कब हुई? बताने का प्रयास करें। तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आईसीडीएस की कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई थी? तो कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई थी भाई? 33 परियोजनाएं। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न एवं आज का लास्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अब जो है और भी अगला जो मॉडल पेपर होगा आपका जल्द ही शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको कल ही दे दिया जाएगा। तो कल रात के 8 बजे से आपकी उसकी लाइव क्लास होगी, उसको आप लोग अटेंड करिएगा। ओके, प्रश्न आपका, समेकित बाल विकास सेवा का जो उद्देश्य है वो क्या? समेकित बाल विकास सेवा का उद्देश्य है भाई 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी कार्य है। दूसरा है मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना, ये भी है। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति बनाना, ये भी। ऑप्शन नंबर इसका डी, ये सभी। और एक बात और आप सभी को बता दूं कि ये मॉडल पेपर जो है आप लोग देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट से। अभी इसका जो है आपके समक्ष जो है आपका जो है ये जियोग्राफी का जो पेपर है मेरे प्यारे दोस्त, जियोग्राफी का पेपर है। अभी आपके जो है ये भी आपका जो है अपलोड हो चुका है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा फटाफट से। और ये भी आपकी क्लास अभी शिक्षा शास्त्र का हुई थी आपकी 7 बजे, इसको आप लोगों ने भी देखा होगा। इसमें भी जो है जो प्रश्न पूछे गए थे लगभग सभी के सभी प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही प्रश्न आए हैं। लिखित वाला पेपर हुआ उसके बारे में, और इसमें भी पेपर अभी अभी हुआ है एक यूनिवर्सिटी जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, उसका पेपर इस समय चल रहा है। उसमें जो है सारे के सारे प्रश्न, जो जियोग्राफी का पेपर हुआ फिजिकल जियोग्राफी का, उसका हमारे मॉडल पेपर से सारा का सारा प्रश्न आया है।
और यहाँ पर भी शिक्षा शास्त्र से भी हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आया है। तो और भी तमाम सारे विश्वविद्यालय का पेपर होने वाला है आपका। तो आप लिखित जिसका जिसका पेपर होने वाला है, इस मॉडल पेपर के बताए गए जो प्रश्न हैं उनको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो पेपर में आए गए हैं उसको भी देख लीजिएगा। मॉडल पेपर में तो सबका सब वही आया है। तो आप एकदम से देख सकते हैं सारा का सारा प्रश्न पेपर का पेपर फंसा दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, और बाकी प्राचीन इतिहास का आपके समक्ष अवेलेबल हो चुका है पहले से। एशियंट हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का भी हमने दे दिया, सब का सब आया था। इससे भी प्राचीन इतिहास का भी ऐसे हुआ था, सब आया था। और इकोनॉमिक्स का भी सब आया था। एक आध प्रश्न इसमें से छोड़ दिया जाए, बाकी सब आया था। ओके, तो आप सोचिए एक आध प्रश्न छोड़ के, मतलब ये कि जैसे कि एक दो प्रश्न दिए हैं, एक अथवा करके दिया तो अथवा करके एक नीचे वाला नहीं आया, ऊपर वाला आ गया था। तो ऐसे अगर आपने मॉडल पेपर देखा था, उसके प्रश्नों को तैयार किया था, तो सब का सब आपका पेपर से फंस जाता है। एक भी प्रश्न आपको अलग से देखने की आवश्यकता भी ना पड़ती। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर मेरे द्वारा बताए गए जितने भी प्रश्न पत्र पड़े हुए मॉडल पेपर यूट्यूब पर, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको जितनी भी क्लास पड़ी होगी सब आपके प्लेलिस्ट में सीरियल से मिल जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने 100 से अधिक प्रश्नों को यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे, जो कि प्रश्न किससे थे? फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ओके, अर्थात जो है पोषण, और उसके बाद में भोजन एंड आपका क्या है? स्वास्थ्य। ओके, तो यहाँ से आपका ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए हमने इसको रखा। तो ये आपका पहला थंबनेल था। कल का थंबनेल जो होगा उसमें और भी दूसरे तरीके से मैं थंबनेल बनाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।